Hello everyone. Today I'm going to start a new initiative, Mission 2024, for prelims, PT, BPSC, MPPSC and especially for UPPSC. ये जो दृष्टि का नया बैच चालू हुआ था पीटी के लिए, उसका ये क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है। इसमें कुल 700 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं और मैं एक वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और इसको बस आप एक बार देख लीजिए किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले, चाहे आप बीपीएससी जा रहे हैं या बीपीएससी जा रहे हैं, इवन यूपीएससी एज वेल, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा सीजीएल जैसे एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो पॉलिटी का जितना भी प्रॉब्लम होगा वो आपको 90 to 95% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। आपको किसी दूसरे चीज़ के लिए पढ़ना ही नहीं है। अगर आपकी तैयारी एक बार हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी को चेक किया जाए और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में उसे एक नया डायरेक्शन दिया जाए और एक नए अपनी प्रिपरेशन को प्रो लेवल पर ले जाने के लिए आप केवल इस सीरीज को फॉलो कीजिए और आप पाएंगे कि आफ्टर सम टाइम you will be able to answer those questions earlier which you were not able to answer। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अगर आप इसको देख लेते हैं। तो आपका जो 2024 का प्रीलिम्स है यूपीपीसीएस का या फिर बीपीएससी का जो अभी आगे एग्जाम होने वाला है, वो सारे एग्जाम्स आपको यहीं पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। एक एक दो क्वेश्चन कोई हो सकता है, वो भी बहुत ही रेयर चांसेस है। अदरवाइज यू विल फाइंड ऑल क्वेश्चन फ्रॉम हियर ओनली। यहाँ पे 750 से ज़्यादा क्वेश्चन, 700, और वंस आई विल आल्सो एक्सप्लेन दोज क्वेश्चन, वो करीब 1000+ क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन जो इंक्लूड किए गए हैं लास्ट ईयर पीवाईक्यू के हैं और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंट पीएससी से लेकर के। इसीलिए इसको यूपी पीएससी का स्पेशल बैच जो चालू किया था दृष्टि ने, और उसका ये पूरा एक डिटेल एनालिसिस होगा। तो आप सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में और इसमें भी जो आने की संभावना है 2024 में, उसको हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री? It determines the objective for the making of necessary laws. It enables the creation of political offices and a government. It defines and limits the power of government. It secures social justice, social equality, and social security. Of course, it would be answer number 3, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पर्पज ही यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया तो वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर देता है कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। इसीलिए जब आप किसी से एग्रीमेंट करते हैं तो आप जब लिखित में ले लेते हो तो वो अब एक परमानेंट एग्रीमेंट हो गया, अब उससे कोई भाग नहीं सकता, उतना मिनिमम तो करना ही पड़ेगा उसे। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट? यस, 42nd अमेंडमेंट में केवल 3 वर्ड इंक्लूड किए गए थे। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो ये सोशलिस्ट सेकुलर ये प्रीएम्बल में इंक्लूड किए गए हैं। इसको भी यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, ये जो है नहीं किया गया, डिग्निटी की बात नहीं की गई है। और इसको 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नाउ थर्ड, consider the following events and arrange these in correct chronological order starting from earliest to the last activity। तो इसका द अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 1947, अगस्त 1947 में बनी थी। और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, ये बना था 1949 को। 1926 छब्बीस 26 नवंबर 26 को। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको 26 जनवरी 1950 को बना था। और ये फर्स्ट असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिसंबर 1946 को। तो ये पहले चौथा आएगा, फिर उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट हुआ था, फिर ये तीसरा लास्ट में जाएगा, ये मतलब यही होगा। फिर चौथा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट
फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल form of oath or affirmation. Third schedule, allocation seat in the council. Fifth schedule, fifth schedule, provisions related to the administration of scheduled areas, scheduled tribes. Fourth, नाइन्थ शेड्यूल प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो गलत है। नाइन्थ शेड्यूल 1951 में आया था। फर्स्ट शेड्यूल भी इसकी बात नहीं करता, ये सब गलत है। फिर थर्ड शेड्यूल, इसमें भी ये गलत बात है। पाँचवा और छठवां ट्राइब से रिलेटेड बात करता है, और सिक्स शेड्यूल तो स्पेशली जो ट्राइब्स एरिया के बारे में बात करता है। इसलिए कौन कौन से सिक्स शेड्यूल में स्टेट है, वो है स्टेट असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ये स्टेट याद रखेंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? इसका है द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म अ यूनियन, रिज्यूडरी पावर्स वेस्ट विथ सेंटर, ये तो है। सिंगल सिटीजन, ये भी है। एंड एक्सटेंसिव यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, ये भी है। तो पहला वाला ये नहीं है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसमें तीनों बॉडी की बात की गई। ये तो एक ही बॉडी हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तो एक ही बॉडी हो गई। लेजिस्लेशन से ही सब संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर, ये तो एग्जीक्यूटिव से ही संबंधित है। जजेस भी दूसरे में आते हैं, दो ही बॉडी की बात हुई। सी वाला ऑप्शन सही होगा। इन इसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये तो ड्यू प्रोसेस एंड लॉ एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जो प्रोसेस है जो जापान से लिया गया है, और ड्यू प्रोसेस जो अमेरिका से लिया गया है। ये फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लॉ जो बनाया गया है वो अपने आप में कितना फेयर है। ड्यू प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ जो होता है कि वो सही रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए लॉ को बनाया गया है, या किसी ने भी बना दिया, उसकी बात करता है। लेकिन ये जो है ड्यू प्रोसेस जो है, ये बात करता है कि उस लॉ, जो लॉ बना है वो सही वाला लॉ बना है क्या, कि केवल किसी को पावर मिल गया है तो वो कुछ भी बना दे रहा है। विच ऑफ द, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में हम लिए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन लिस्टेड 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये तो सही है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर, नो ये 40 अभी हम लोग को नहीं देगा, 42nd में होता, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। फिर विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was not adopted from the British Constitution? ओके, देन फर्स्ट पोस्ट टू द, ये तो अडॉप्ट ही किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंस, ये तो इरिस से लिया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये तो जापान से लिया गया है। जापान से नहीं, लॉ मेकिंग प्रोसेस तो वहीं से लिया गया है, तो इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी है। तो ये जो है ये हो जाएगा सेकेंड वाला। ये इरिस से किससे लिया गया है? इरिस से लिया गया है। इरिस कंट्री जो है, नो नॉट इरिस, आयरलैंड, सॉरी, आयरलैंड। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आयरलैंड बोलते हैं शायद। विच एमंग द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की बहुत बारी बात होती है, और इसको हर किसी को रट्टा हो गया है। ये 1973, ओके, 1973 में आया था। इसको भी याद रखेंगे कि किसी ईयर आया था, 24 अप्रैल 1973। बेसिक स्ट्रक्चर। फिर राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन 2002। यू कैन जस्ट सी 86, 8 से 14, इसको 8 + 6 14, तो अप टू 14 ईयर ये जो है राइट टू एजुकेशन का राइट भी दिया गया है, इसको भी याद रखेंगे। देखो 6 से 14, ये बात याद रखेंगे, जो बाद में ऐड किया गया था। और 21A आर्टिकल, इसको इसमें इंक्लूड किया गया था फंडामेंटल राइट्स में। फिर 12 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग क्या टाइप का क्वेश्चन है? थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल किसकी बात करता है? थर्ड शेड्यूल तो बात करता है कि ओथ। तीसरे नंबर पे तो हम हमेशा ओथ ही लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट, ओके, या 4 लोगों को कैसे बैठाएंगे, ये जो बात होती है तो एलोकेशन ऑफ सीट ही होती है। 3 लोगों को तो
आपस में कैसे रखेंगे, वैसे याद कर सकते हैं। 7 शेड्यूल, 7 8 शेड्यूल तो लैंग्वेज हो जाएगा, 7 शेड्यूल लिस्ट हो जाएगी। तो मतलब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। दो, दो एक, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये तीसरा सी वाला सही होगा। और एक चीज और इसमें याद रखेंगे कि जो थर्ड में जो ओथ वाला है, तो इसमें कौन कौन ओथ लेता है, इसमें आप याद रखेंगे। इसको भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, जो एमपी होते हैं, इलेक्शंस जो होते हैं उसमें, फिर एमपीज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, कंट्रोलर, ये जो जजेस होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शंस कैंडिडेट, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर, हाई कोर्ट। लेकिन इसमें कई बार पूछता है, सॉरी, जैसे कौन ओथ लेगा, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, इनके लिए अलग से आर्टिकल मेंशन किया है। तो यू वाइज विल टेल मी विच आर्टिकल mentioned in constitution. So, and fourth schedule we already discussed, and seventh, both are very easy. Who among the following of the constitution, who was the president, या constituent assembly, president of the constituent assembly? तो इसमें बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, एलादी, एलादी कौन था प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये तो सबको पता है। और इसमें हम डिटेल में थोड़ा सा देख लें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन 1946। ये भी कई बार पूछता है कि कौन से मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। हेल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 एंड इलेक्टेड डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये टेम्पररी ओल्डेस्ट ट्रेडिशन, आज भी इसको फॉलो किया जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर हम कहते हैं। तो इस बार बताएंगे जो 2024 में इलेक्शन हुआ उसमें प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, और अभी स्पीकर किसे बनाया गया है। ओम बिरला को वैन स्पीकर बनाया गया है, और जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनका भी नाम हमें याद होना चाहिए, तो उनका भी नाम ऑफ द असेंबली प्रोविजंस। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया था। तो वी विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स and arrange them into sequential order as mentioned in Constitution. The Union and its territory. Okay, it would be first. Fundamental duties and citizen. ये second. Directive principle of state policy. Fundamental duty ये पहला, दूसरा, या तीसरा, या चौथा। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, पहला कहाँ गया, ये तीसरा, सॉरी, पहला, तीसरा, ये दूसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे आएगा, ये तीसरे पे जाएगा, ये जो चौथा वाला है ये तीसरे पे जाएगा, और 2 वाला लास्ट में जाएगा। तो ये होगा। तो इसमें आर्टिकल्स भी हमें याद होने चाहिए, 1 से 4 लेकर के जो पार्ट फर्स्ट है उसमें। पहले ये बताइए पार्ट कितने पार्ट हैं टोटल, ये भी हमको याद होना चाहिए। तो एक पहले पार्ट में 1 से 4 आर्टिकल है, दूसरे पार्ट में 5 से 11, तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 36 से 51 तक है, और इसमें केवल एक आर्टिकल है जिसमें सब आर्टिकल करके कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं फॉर एम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द डेट ऑफ इट्स कॉमेंसमेंट? ओके, दो चीज़ें कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, एक डेट ऑफ एडॉप्शन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। कमेंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन बोथ वुड बी सेम डेट, लाइक दिस वुड बी द डेट। लेकिन अडॉप्टेड, कि हम उसको अडॉप्ट, जैसे अभी कोई लॉ पास होता है पार्लियामेंट से, तो वो पास हो गया और प्रेसिडेंट ने उसे साइन कर दिया तो वो अडॉप्ट हो गया, लेकिन उसको किस डे से उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसे माना जाता है अडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन और कमेंसमेंट। तो ये वो तो 26 जनवरी को, ये वर्ड से कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसी वजह से, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। Which one of the following is not a function of the Constitution of India? Not a function of Constitution of India to ensure participation of good people in politics. No. To guarantee a set of rights to the citizen. To define, yes, it's guaranteed.
to define the power of different organs, yes, to create condition for just society, okay, but कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप अब किसी को भी बना दोगे तो वो पॉलिटिशियन हो ही जाएगा। जैसे लोग पैसे या फिर कुछ भी लेकर के किसी को भी वोट देने के लिए तैयार होते हैं, डिस्पाइट हमारा एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है इतना अच्छा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा इस समय क्रिमिनल्स और ऐसे चार्जेस के लोग, और वो सीरियस क्रिमिनल है, ऐसा नहीं पॉलिटिकल एलिगेशन उन पे लगाए गए हैं, लोगों को पता है कि वो हैं एक्चुअली, बट कोई उनको पनिशमेंट नहीं दे रहा फिर भी हम, तो वो कोई गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा लिख दिया जाए अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं है तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कितना भी खराब कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे हैं तो अल्टीमेटली दैट्स व्हाई पीपल आर सुप्रीम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू आर चूजिंग अ बैड पर्सन देन यू विल गेट बैड गवर्नेंस एज वेल। सो नो, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैव नथिंग टू डू what kind of person you are choosing. Yeah, of course that limits little bit, but और वो पूरा डिफाइन भी नहीं किया जा सकता है। Which one of the following does not figure in list of a language in which one of the following does not figure in the list of language in 8th schedule of the Constitution of India? इसमें कौन सी लैंग्वेज जो है नहीं, डोगरी तो है, मैथिली भी है, संथाली भी है, भोटी नहीं है, ये वाली लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें एक तो जो लास्ट में BDMS, इसको याद रखें, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको सबसे लास्ट में जो है इंक्लूड किया गया था। अभी कितनी लैंग्वेजेज हैं? 22 लैंग्वेजेज हैं प्लस 1 इंग्लिश, तो टोटल कितनी हो गई? 23। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 8th शेड्यूल में कौन सी है, तो ये इंग्लिश को हम इंक्लूड नहीं करते। इंग्लिश इज नॉट ए constitutional language, not mentioned in constitution actually. By which amendment of constitution Delhi has been as a national capital? We all know 69th and 73rd is municipalities and पंचायती राज, both two are not that much important। और इसको आर्टिकल को याद रखेंगे 239A। okay, this article is very important in the context of Delhi become a UT। Which one of the following statement with regard to the preamble to the Constitution of India is not correct? The term secular democratic republic was not there in original constitution। जैसे ये ओरिजिनली तो था नहीं, इसको 42nd अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने इसको ऐड किया है। द preamble contains the basic structure of the constitution। The preamble contains the basic structure of the constitution। Let's see of बेसिक स्ट्रक्चर, ये हाँ, इसको तो जुडिशरी ने इंटरप्रेटेड तो कर ही दिया है, लेकिन ये एक्चुअली लिखा नहीं है कहीं भी, तो ऑप्शन से करेंगे हम लोग इसको। बाई इटसेल्फ द preamble इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट preamble कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड to the legal interpretation of the constitution where the language is ambiguous। no, it's not this is incorrect। एक्चुअली जो 7th अमेंडमेंट था तो वो ऐसी बात करता था, लेकिन 7th अमेंडमेंट के बाद जब ये वाला 1973 तक ये चीज़ें थी, लेकिन 1973 के बाद फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर को प्रीएम्बल में इंक्लूड कर लिया गया, और इसको कई बार हमारी लैंग्वेज जहाँ पे एम्बिगुअस हो उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम प्रीएम्बल का यूज करते हैं, ऑफ कोर्स। And the Constitution Day is celebrated, of course, 26th November, and it started in 2015। Ministry of Social Justice and Employment 19th November 2015 notified the decision of Government of India to celebrate 26th day of November each year as a Constitution Day to promote Constitution। Samvidhan Divas, in Hindi we call it Samvidhan Divas। The concept of basic structure of Constitution was propounded by the Supreme Court in case of बेसिक स्ट्रक्चर। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, केशवानंद भारती केस, फेमस केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सॉरी। द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो इट्स रिलेटेड टू सिक्किम ओनली, एंड there is 2 article related to Sikkim actually when Sikkim become 35th become terminated the protectorate state of Sikkim and conferred the status as an associate member। Sikkim became 26th, इसको 35th अमेंडमेंट के तहत इसको प्रोटेक्टरेट स्टेटस से हटा करके इसको एसोसिएट मेंबर बना दिया गया था।
इसके पहले वहाँ पे डेमोक्रेसी पूरा डायरेक्टली हमारा कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको फिर उसको हटा करके कर दिया, और जब 36वां अमेंडमेंट किया गया तो इसको पूर्ण तरीके से जिसे और राज्य हैं उसे उस तरीके से मिला लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स a government limited by terms of constitution. I already explained in your question what was the meaning of written constitution. Written constitution mean कि आपकी गवर्नमेंट को लिमिट कर देना। यही उसी क्वेश्चन को देखो दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया है बस, लेकिन इसके ऑप्शंस को देखो कंफ्यूजन हो सकते हैं। ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। Federal is it's not important. It can be a federal, it can be non-federal element, despite having a constitution. So we should not be confused with it. A government whose head enjoys nominal power. No, it's not. Of course not. A government whose head enjoy real power. No, it's not. Government constitution does not means it. तो इसका constitution government is defined by the existence of a constitution which may be legal instrument or merely a set of fixed norms or principles generally accept as the fundamental law of polity that effectively controls the exercise of political power. Which of the following in Indian polity is essential feature that indicate that it is in federal in character? The independence of judiciary is safeguarded. Of course, it is. The union legislature has elected representative from constituent units. No, it was not. The union cabinet can be elected representative from regional party. It can be from anywhere, and but it's not a federal character. The fundamental rights are enforced by courts of law. It is, but it's not a federal character. सो दिस इज द फेडरल करेक्टर। फेडरल करेक्टर में एक्चुअली क्या क्या आता है उसको यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है। द लेजिस्लेशन इज नॉट इन्वॉल्व। देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थ्रू नंबर ऑफ मेजर्स। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये दोनों थोड़ा टर्म जो है कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है वो फेडरल पार्ट का वो फेडरल पार्ट को दिखाता है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी वो यूनियन नेचर को दिखाता है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ 26 जनवरी 1950? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो है ही नहीं। ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक, यस इट वाज, क्योंकि दो टर्म जो बाद में यूज किए गए हैं वो ये दोनों हैं, सोशलिस्ट सेक्युलर। अच्छा, कई बार इसके ऑर्डर को लेकर के क्वेश्चन बना देते हैं, सेक्युलर को इधर कर देगा या फिर सॉवरिन को इधर कर देगा, तो ऐसे याद रखेंगे SSD, तीनों एस एक ही पास हैं। तो अब इन यस में कैसे याद रखेंगे? पहले आप सॉवरिन होंगे, पहले आप स्वतंत्र होंगे आप दूसरों से, तभी आप सोशल काम कर सकते हैं, और जब सोशल काम करेंगे तभी आप सेक्युलर हो सकते हैं कि सभी समुदाय के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी के पक्षपात नहीं कर रहे हैं, आप जिस समुदाय से आते हैं केवल उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। सो लेट्स सम अप दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। आई होप यू आर गेटिंग समथिंग ब्रिलियंट आइडिया हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और जब हम आगे मिलेंगे तो बड़ी तेज़ी से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ताकि 40 से 50 मिनट में हम करीब 80-90 क्वेश्चन जो है आराम से कर पाएँ, और जहाँ भी ज़रूरी होगा वहाँ पे हम उसको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये आज, और ये इंग्लिश में ही होगा। जो हिंदी मीडियम से लोग हैं, सॉरी फॉर दोज गाय, आई एम नॉट गुड इन हिंदी, मैंने हिंदी से नहीं किया है तो मैं हिंदी के लिए नहीं कर पाऊँगा। तो आप जो हिंदी वाले चैनल हैं वहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, जो दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो इंग्लिश के हैं आप लोग इंग्लिश में ही करें, क्योंकि अगर आप हिंदी की तरफ जाएंगे तो आपको मेंस भी लिखना है, और समहाउ इफ यू मैनेज टू क्लियर प्रीलिम्स, बट इफ यू डोंट हैव आइडिया मच अबाउट आइडिया, क्योंकि कई बार होता है कि हमारी हिंदी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो हम हिंदी से थोड़ा सा कोरिलेट करके कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको उसमें रहने की आदत नहीं है इंग्लिश में, तो फिर इंग्लिश मीडियम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, स्पेशली इन आंसर राइटिंग। सो be prepared for that as well. You don't have to just clear prelims, you have to clear mains as well. So do your prelims exercise with English medium only.
English items only. Okay, yeah, if you few things, if you are not able to understand, then you can search Hindi, and but come to English only. Don't go for random preparation. Okay, so that's all for today, and without wasting your time, thanks for all, and subscribe my channel if you like this video informative, and I will continue this